आज की इस खास चर्चा में हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी लाजवाब और कालजयी रचना के पन्ने पलटने वाले हैं जिसने आम और अक्सर अनदेखे रह जाने वाले ग्रामीणों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की अमर कृति माटी की मूर्तें की। सच कहूं तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा जादू है जो गांव की धूल मिट्टी में लिपटे आम इंसानों को हमारे जहन में अविस्मरणीय नायकों की तरह उकेड़ देता है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि शब्दों से गढ़ी गई ऐसी मूर्तियां हैं जो आज इतने दशकों बाद भी बिल्कुल सांस लेती हुई महसूस होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआती लेखक के इन बेहद चुभते हुए शब्दों से करते हैं। अक्सर हम इतिहास के बड़े बड़े राजा रानियों, शूरवीरों और पौराणिक कथाओं के नायकों की कहानियों में ही उलझे रहते हैं, है ना। हम उनके संघर्षों और जीतों की गाथाएं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बेनीपुरी जी एक बहुत ही सीधा सवाल करते हैं। क्या कभी हमारे मन में ये विचार आता है कि अपने ही गांव कस्बों के उन आम लोगों की कहानियां किसी भी राजा महाराजा की कहानी से कम मनोरंजक, कम उज्ज्वल या कम प्रेरणादायक नहीं है? अक्सर हम बड़े बड़े ऐतिहासिक किरदारों पर तो मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन अपने ही आसपास मौजूद उन असली हीरोज को देखने की फुर्सत ही नहीं निकाल पाते। और यही विचार इस पूरी रचना की सबसे मजबूत नींव है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9। ये सिर्फ एक मामूली अंक नहीं है, ये असल में वो समय है जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने एक स्वाधीनता सेनानी के रूप में जेल की सलाखों के पीछे बिताया था। लगभग 9 साल। जरा कल्पना कीजिए, हजारीबाग सेंट्रल जेल की वो एकांत और सूनी कोठरी जो उनके लिए एक अप्रत्याशित सा स्टूडियो बन गई। वहीं से उन्होंने अपनी यादों के सहारे इन साहित्यिक मूर्तियों को गढ़ना शुरू किया। उस एकांत ने उनके भीतर उनके गांव और ननिहाल के लोगों की स्मृतियों को इस कदर झकझोरा कि उनकी कलम ने बस उन्हें कागज पर उतारना शुरू कर दिया। अगर इस रचना के सफर को करीब से देखें तो 1941 से 1945 का वो दौर जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, तब बेनीपुरी जी हजारीबाग जेल के एकांत में इन रेखाचित्रों को पूरी आत्मीयता के साथ लिख रहे थे। जेल की उन ऊंची दीवारों के बीच से निकलकर 1946 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें 11 रेखाचित्र शामिल थे। और फिर आगे चलकर 1953 में इसके दूसरे संस्करण में एक और बेहद अहम रेखाचित्र रजिया को जोड़ा गया। इस तरह ये 12 मूर्तियों का एक मुकम्मल संग्रह बन गया। ये सफर अपने आप में ये दिखाता है कि कैसे एक कैदी के एकांत में रची गई स्मृतियां आजाद भारत के साहित्य की धड़कन बन गईं। इस पूरी किताब को समझने के लिए एक बहुत ही खास शब्द को समझना जरूरी है, और वो है शब्द चित्र। बेनीपुरी जी ने अपनी इन रचनाओं को महज कहानी या कोई फिक्शन मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये कहानियां नहीं बल्कि जीवनियां हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। मतलब ये कोई काल्पनिक दास्तान नहीं है जहां लेखक अपनी मर्जी से कुछ भी गढ़ दे। ये उन असली इंसानों की बिल्कुल सच्ची तस्वीर है जिन्हें उन्होंने बेहद करीब से देखा, जाना और महसूस किया। एक तरह से ये विधा साहित्य में एक क्रांति थी, जहां सिर्फ शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति की आत्मा का बिल्कुल सटीक और सजीव चित्र खींच दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये माटी की मूर्तें आखिर इतनी खास क्यों हैं? इसका जवाब इन 2 अलग-अलग तरह की मूर्तियों में छिपा है। एक तरफ जरा आसमानी देवताओं या ग्रीक रोमन मूर्तियों को देखिए। वे बहुत खूबसूरत होती हैं, उनमें कोई खोट नहीं होता, वे दूर हैं और व्यापक रूप से पूजी जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है गांव की ये माटी की मूर्तें। इनमें भले ही कोई रंग रोगन ना हो, ये भले ही साधारण लगे, लेकिन इनमें एक चीज कूट कूट कर भरी है, और वो है जिंदगी। ये जमीन से जुड़ी हैं, बिल्कुल असली हैं और इंसान के सुख दुख में सीधे तौर पर शामिल हैं। इनमें कमियां हो सकती हैं क्योंकि भाई ये असली मिट्टी से बनी है, और सच कहूं तो यही इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेखक की यह सोच उनकी पूरी कला दृष्टि को बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिभाषित करती है। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वो है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि बेनीपुरी जी ने कला के नाम पर सच्चाई पर कोई पर्दा नहीं डाला। उन्होंने इन पात्रों को इतना मसालेदार नहीं बनाया कि उनका असली स्वाद ही खत्म हो जाए। उनका साफ मानना था कि अगर सब्जी में इतना मसाला भर दिया जाए कि उसका मूल स्वाद ही खो जाए तो फिर फायदा ही क्या। उन्होंने इन मिट्टी के पुतलों पर कला की नक्काशी जरूर की, लेकिन उनकी मूल रेखाओं, उनके असली रंग रूप को बिल्कुल जस का तस बनाए रखा। चलिए अब इस साहित्यिक दीर्घा के कुछ सबसे मजबूत किरदारों से मिलते हैं जो अपने अदम्य साहस और जुझारूपन के लिए जाने गए। सबसे पहले बालगोविंद भगत,
जो कबीर के एक ऐसे सच्चे अनुयायी थे जिन्होंने अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय उत्सव मनाया। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। फिर आते हैं देव, जो लेखक के बचपन के मित्र थे और बाद में आजादी के दीवाने क्रांतिकारी बन गए। पुलिस की बेरहम मार सहने के बाद भी उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। और फिर हैं मंगर, पेशे से एक साधारण हलवाहा, लेकिन उसका स्वाभिमान ऐसा कि लकवा मार जाने के बाद भी उसने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया और बेईमानी के आगे कभी नहीं झुका। ये वो लोग हैं जिनका हौसला सच में किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। लेकिन देखिए, इस किताब में सब कुछ सिर्फ सकारात्मक नहीं है। लेखक ने समाज के उन काले और खुरदुरे पन्नों को भी बेबाकी से खोला है जो हमें भीतर तक झकझोर देते हैं। रूपा की आजी का ही उदाहरण ले लीजिए। घर में अचानक हुई मौतों के बाद समाज ने अंधविश्वास के चलते उसे डायन करार दे दिया और उस बेचारी को कुएं में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। फिर बलदेव सिंह है, एक ऐसा पहलवान जो एक बेसहारा विधवा की जमीन को कब्जे से बचाने गया और उसे बेरहमी से मार दिया गया। और बुधिया, जो कभी लेखक के बचपन में एक बेहद चुलबुली बच्ची हुआ करती थी, लेकिन घोर गरीबी और मातृत्व के बोझ तले दबकर वो समय से पहले ही बूढ़ी हो गई। यहाँ लेखक ने समाज की क्रूरता, अंधविश्वास और गरीबी का बेहद निष्पक्ष और चुभता हुआ दस्तावेज हमारे सामने रखा है। कहानियों में थोड़ा और आगे बढ़ें तो समाज के बदलते सांप्रदायिक समीकरणों का बहुत ही सूक्ष्म और निष्पक्ष अवलोकन देखने को मिलता है। एक तरफ रजिया है, जो एक चूड़ी बेचने वाली महिला है। उसे ये देखकर गहरा धक्का लगता है कि अचानक धार्मिक भेदभाव के कारण लोगों ने उससे चूड़ियां खरीदना बंद कर दिया है। ये समाज में आ रही नई और खतरनाक दरारों का एक स्पष्ट संकेत था। वहीं दूसरी तरफ सुभान खां जैसे राजमिस्त्री का चरित्र है, जो धार्मिक उन्माद के चरम पर होने के बावजूद अपने गांव की मस्जिद में गाय की कुर्बानी होने से सख्ती से रोक देते हैं। सुभान खां शांति और सौहार्द का वो अडिग स्तंभ बनकर उभरते हैं, जो नफरत की आंधी में भी मजबूती से डटा रहता है। जरा इस कथन की गहराई को महसूस कीजिए। उन दिनों हिंदू मुसलमान दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। बेनीपुरी जी एक ऐसे दौड़ को याद करते हैं जहां मुहर्रम के ताजिए में हिंदुओं के कंधे लगते थे और होली के रंगों में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती थी। ये वाक्य महज एक पुरानी याद भर नहीं है, बल्कि ये गांव के उस ऐतिहासिक बदलाव का एक बहुत ही उदास दस्तावेज है, जहां दूध और चीनी का वो मिश्रण धीरे धीरे अलग होने लगा था। यहाँ लेखक बिना किसी का पक्ष लिए उस टूटते हुए सौहार्द को अत्यंत पीड़ा के साथ दर्ज करते हैं। और जानते हैं इस रचना की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि बेनीपुरी जी उन लोगों में भी एक नायकत्व, एक अच्छाई खोज लेते हैं जिन्हें हमारा समाज अक्सर खराब या बेकार मानकर दरकिनार कर देता है। अब बज्जू मामा को ही ले लीजिए, जो छोटी छोटी चोरियों के लिए बार बार जेल जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जेल के पुए खाने का शौक है। या फिर परमेसर, जो नशे का लती तो है लेकिन गांव के हर त्योहार की रौनक उसी के संगीत से है। लेखक की अपनी भौजी, जो बात बात पर झगड़ती तो है लेकिन संकट के समय रेगिस्तान में पानी की बूंद की तरह हमेशा साथ खड़ी रहती हैं। और सरजू भैया, जिनके पिता एक कठोर सूदखोर थे लेकिन वो खुद दया और उदारता की जीती जागती मिसाल निकले। ये सब हमें सिखाते हैं कि कमियों के बावजूद हर इंसान के भीतर एक मूल्यवान इंसानियत जरूर छिपी होती है। अब जैसे हमने बैजू मामा की बात की, ये रेखाचित्र हमें हंसाता तो है, लेकिन इसके पीछे न्याय व्यवस्था पर एक बहुत ही गहरा सामाजिक कटाक्ष छिपा है। सिस्टम की कमियों पर ये एक निष्पक्ष अवलोकन है। हमारा कानून सिर्फ अपराध को देखता है और उसकी सजा तय कर देता है, लेकिन वो कानून ये नहीं देखता कि आखिर वो अपराध क्यों किया गया, समाज और परिस्थितियों की उसमें क्या भूमिका थी। बैजू मामा जैसे व्यक्ति के भीतर की इंसानियत को समझने और उसे सही रास्ते पर लाने की बजाय सिस्टम सिर्फ उसे सजा देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है। तो एक तरह से ये महज एक चोर की कहानी नहीं है, बल्कि एक कमजोर और संवेदनहीन सिस्टम पर एक तीखी टिप्पणी भी है। जेल के भीतर कागज के पन्नों पर उकेरी गई ये मूर्तें जब दुनिया के सामने आईं, तो उनका स्वागत कैसे हुआ, ये संख्या उसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। 80,000। जी हाँ, प्रकाशन के महज 6 सालों के भीतर इस पुस्तक की 80,000 प्रतियां बिक चुकी थीं। 1940-50 के दशक के हिंदी साहित्य में ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं था।
ये इस बात का पक्का सबूत है कि जब कोई रचना इंसान के दिल से सीधे जुड़ती है, जब उसमें सच्ची मिट्टी की महक होती है, तो वो व्यावसायिक और सांस्कृतिक दोनों ही पैमानों पर कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। इन कहानियों ने सचमुच हर आम भारतीय के दिल को छुआ था। ये रचना आज भी हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है, ये सचमुच सोचने वाली बात है। जाते जाते हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने तो अपने दौर की माटी की मूर्तों को पहचान कर उन्हें सोने सा चमका दिया, लेकिन आज के इस आधुनिक और तेज रफ्तार दौर में हमारे आसपास, हमारे ही मोहल्लों में वे कौन से गुमनाम लोग हैं? वे कौन सी माटी की मूर्तें हैं जो अपनी अनसुनी कहानियों के साथ पहचाने जाने का इंतजार कर रही हैं? अगली बार जब अपने आसपास के आम लोगों पर नजर पड़े तो जरा रुक कर जरूर विचार कीजिएगा कि शायद उनमें भी कोई बाल गोबिंद भगत या कोई सुभान खां छिपा हो। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इस पर सोचिएगा जरूर।